हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी फिजिक्स में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। वी विल कंटिन्यू विद द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ इन दिस वीडियो आल्सो, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, when the two charges are separated by distance r, q1 and q2 are the 2 point charges, then Coulomb's law according the force of attraction or repulsion between the two charges is given by k q1 q2 product of the magnitude of the two charges divided by r square। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस है इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो अगर वेक्टर r है तो उसको r कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम r कैप जैसे ही लगा देते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म द कूलॉम्स लॉ बन जाता है। और अगर आपको पता ही है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके वेक्टर के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करते हैं, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बट नाउ अगर ये कूलॉम्स लॉ वेक्टर था तो ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है? तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम टॉपिक को समझ लेते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था वो यही है, बट इसको हम पोजीशन वेक्टर इंट्रोड्यूस करके किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, दिस इज then becomes the Coulomb's law in vector form in terms of the position vector। सब बात आती है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस थे x एंड y एंड z। तो ये आपका ओरिजिन होता है। तो सिंपली क्या होता है पोजीशन वेक्टर का मतलब, जब भी हम किसी पोजीशन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज q1 रखा गया है, इस चार्ज की पोजीशन ओरिजिन से लेंगे, क्योंकि ये 1 है तो हम इसको r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। नाउ सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज q2 लिया है तो इसका जो यहाँ से पोजीशन लेंगे दिस विल बी r2। और पोजीशन वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे r1 वेक्टर की, तो इट विल बी लाइक दिस एंड r2 वेक्टर की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1। सिमिलरली r2 क्या है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2। तो ये हो गया मेरा कि पोजीशन वेक्टर क्या है। अब हम इन पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में जब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स। नाउ उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो उसको समझ लेते हैं। आपको ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। F12 का मतलब क्या होता है, F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q1 दैट इज 1 ड्यू टू 2 दैट इज Q2। सिमिलरली F21 का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बस इसी को हम अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म में रख देते हैं, पोजीशन वेक्टर में आपको समझा ही चुका हूं कि किसी भी पॉइंट के लिए ओरिजिन से आउटवर्ड जो वेक्टर जा रहा होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, क्योंकि 1 है, अगर 3 होगा 4 होगा तो r3 r4 एंड कंटिन्यू करेंगे ना। अब हम किसी भी एक को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है। तो जरा देखो ये वाली वेक्टर फॉर्म क्या कहती है आपकी, k प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस q1 q2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे r क्यूब आएगा क्योंकि हम ये वेक्टर की फॉर्म में लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ, क्योंकि देखो इसको क्या समझो, यहाँ पे फोर्स ऑन q1 बोल रहा है ड्यू टू q2, तो फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2। तो जब मैं q2 की वजह से निकाल रहा हूँ तो मेरा फोकस क्या है इस समय q2, तो मुझे q1 को मेजर करने के लिए उसकी q2 से जाना पड़ेगा। आई थिंक ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, दोबारा से समझ लो इसको। फोर्स ऑन 1 निकाल रहा हूँ, लेकिन किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, 2 की वजह से। तो जब मैं 2 की वजह से निकाल रहा हूँ तो मुझे 1 पे जाने के लिए 2 से जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे, तो 2 से 1 की तरफ जाओगे तो यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है, जो ये वेक्टर की बात हम करते हैं, दिस विल बी फ्रॉम 2 to 1 वेक्टर। और नीचे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये होता है कि हम वेक्टर ना लगाएं, दूसरा होता है वेक्टर को अगर हम मॉड लगा देते हैं तो ये भी मैग्नीट्यूड होता है, बट यहाँ पे क्या है उसका पावर 3 जब हम वेक्टर लिखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा, अब ये बात आती है कि इसको कहाँ से लिया जाए, फिर से 11th क्लास का एक टॉपिक जो हमने पोजीशन वेक्टर जब हम पढ़ा होगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है वो हम समझते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन किसमें, इसको हमने ओ ही मान लिया, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ओ ए बी ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी। आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इस ट्रायंगल को ओ ए बी बोला जा रहा है, ओ बी ए नहीं बोला जा रहा है। क्यों?
क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा उसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट था कि द सम ऑफ टू वेक्टर्स टेकन इन वन सेंस representing the two sides of a triangle is given the resultant by the third sides taken in the opposite sense। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ए बी, तो अगर हम ये देखें तो ये एक सेंस में जा रहा है। सेंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो ये देखो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ये वेक्टर एंड ये वेक्टर। ना the third side will be representing the resultant but it should be in the opposite sense। तो आप ये देख सकते हो कि ये इसके अपोजिट है। तो अगर हम वो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्ट लगाते हैं, वी हैव क्या कि जो रिजल्टेंट हमारा होगा that will be r1 but it will be sum of this and this। तो ये हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर because they are taken in one sense equal to the third side of the triangle taken in the opposite sense that is OB। अब हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं O से A, तो हमारा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R2 वेक्टर प्लस AB, A से B जो है हम अब यहाँ पे क्या है ये हमारा R21 वेक्टर। तो दिस विल बी R21 वेक्टर इक्वल टू OB हमारा क्या है R1 वेक्टर। तो हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए R21 वेक्टर चाहिए। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मैंने किस तरह से निकाला है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा। नाउ अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें देखते हैं क्या मिलेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये हमारा R21 वेक्टर मॉड का क्यूब है। तो ये क्या है R21 वेक्टर जो कि हमारे यहाँ पे क्या आ गया है R1 वेक्टर minus R2 vector। So this is your vector from the Coulomb's law in terms of the position vectors R1 and R2। So this is your final result of this topic। अब हम इसको थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं क्योंकि इसकी अगर जरूरत नहीं है तो ये हटा देता हूँ मैं ना। ये सारा आप वीडियो को रोक के ध्यान से नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं बार बार वीडियो को देख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म हो तो समझ में आएगा तो आप अच्छी तरह से इसके क्वेश्चंस भी कर पाओगे वेक्टर फॉर्म द कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ना होता क्या है बेसिकली, अगर हमने जैसे अभी तो हमने F12 लिया, अगर हम F21 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2। थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे, मैं दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे जो समझाया था 1-2 का 2-1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब जो हमारा चार्ज है जिसको हमें फिक्स रखना है वो है 2, फोर्स ऑन करेक्शन फोर्स ऑन 2 निकालना है ड्यू टू 1। तो 1 हमारा फोकस पॉइंट है, तो हमें 2 पे जब फोर्स निकालना है तो हमें 1 से 2 की तरफ जाना होगा। तो हमारी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन आएगा 1 से 2 आएगा। तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का R12 वेक्टर का मॉड का क्यूब। और अगर से फिर से हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो ये जो हमारा आएगा टेकन इन वन सेंस। अब डायरेक्टली भी आपको पता है F12 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेक्टर F21। तो वहां से भी ले सकते हो। मैं डायरेक्टली मैं आपको ये दोबारा से अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्या अभी आपका क्या हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस दिस, बिकॉज ये दोनों एक सेंस में है। तो रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट साइड। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो अब जो ये आपका आएगा वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2। यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2। तो करेक्शन यहाँ पे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस है, तो ये R2 माइनस R2 माइनस R1 ना डिवाइडेड बाय क्या होगा R12 वेक्टर मॉड का क्यूब। अब ये हमारा एक तरह से स्टेप्स मैंने बचा दिए हैं। तो अदरवाइज जैसे वहाँ पे आपने 1 लिखा 2 लिखा, तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ गया हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि मैं 2-1 क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका था डिटेल में, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया है। तो बस ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अब जो है थोड़ा सा ट्रायंगल चेंज है। पहले हमने लिया था OAB क्योंकि ये पॉइंट A था, लेकिन अब हमारा क्या है ट्रायंगल OBA है। इन ट्रायंगल OBA तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2। तो इसीलिए जब हमें ये चाहिए तो ये इधर चला जाएगा। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे यूज की। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसको मैं नंबर देता हूँ 4। तो आप ये देख सकते हो फाइनल जो रिजल्ट है आपका क्या
सिंस आप चाहे वेक्टर 1 से 2 पे जाओ या 2 से 1 पे जाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। 2 से 1 पे जाओ या फिर 1 से 2 पे जाओ, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो इसको हम सिंपली आर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक रिजल्ट को हम लिख लेते हैं डिटेल में। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब इसको 1 2 या 2 1 मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसको R का क्यूब बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे वेक्टर में आ रहा है वो आ रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म द कूलॉम्स लॉ। और ये रिजल्ट जो आपका 2 1 का है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो दिस इज द Coulomb's law in vector form in terms of the position vectors R1 and R2. So this is the result. I think ये आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको रब करता हूँ। Next we will discuss the next topic, that is जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि Coulomb's law अभी हम एयर में डिस्कस कर रहे हैं। Now आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, किसी मीडियम में जाके चेंज होता है। तो वहाँ पे हमने देखा था K जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था आपका, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो उसी को हम समझते हैं कि किस तरह से वो रोल, मीडियम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, रोल ऑफ, ये टॉपिक हमने कर लिया, रोल ऑफ मीडियम इन द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ। तो लेट्स सी कि क्या मतलब है यहाँ पे। तो केस 1 हमारा सिंपल वही है, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r in air। तो यहाँ पे आपको समझना है इंपॉर्टेंट कि अभी हम एयर की बात कर रहे हैं। Then the force between them is given by, of course हम Coulomb's law की बात कर रहे हैं, तो क्या फोर्स इन एयर की बात हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके, Q1 है और एक Q2 है, डिस्टेंस R है। मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये हमें इंटरेस्ट नहीं है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा है या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो फोर्स इन एयर की बात हो रही है K। अब हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि एयर की स्पेसिफिक बात हो रही है, तो K को हम डायरेक्टली K नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1 आ गया, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आपको याद होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या फिर हम इसके वैक्यूम भी बोलते हैं, वैक्यूम ना। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आप साइमन को यहाँ पे होगा कूलॉम इंटू कूलॉम, दैट इज कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ तो दिस वाज द केस व्हेन द 2 चार्जेस आर इन एयर। अब देखते हैं किसी मीडियम में जाते हैं, कंसीडर सेम टू चार्जेस इन, और एक और चीज है, एंड सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस बट इन अ मीडियम। तो अभी ये जो मीडियम है ये एयर नहीं है, इन अ मीडियम। देन फोर्स बिटवीन देम नाउ इज, तो देखो अभी ये फोर्स एयर वाला नहीं होगा, अब वो मीडियम वाला फोर्स होगा। तो मीडियम को शॉर्ट में हम MBD लिख रहे हैं। तो देखो 1/4 पाई, अब ये परमिटिविटी नाम से पता चल रहा है, फ्री स्पेस वैक्यूम नहीं लिखेंगे, इसे एप्सिलॉन लिखेंगे, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो Q1 Q2 मॉड एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट नाउ, एंड डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आया, सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, तो R स्क्वायर रहेगा। सो दिस इज माय नंबर 2। नाउ यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गिवन मीडियम। ना होता क्या है कि जब मैं 1/2 कर रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 गिव्स क्या,
लेफ्ट हैंड साइड पे तो है फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। नाउ Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर कट जाएगा एज इट इज। नाउ 4 एंड पाई भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 बाई एप्सिलॉन और नीचे बचेगा 1 बाई एप्सिलॉन। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक नाम दिया जाता है, इस रेशो को एप्सिलॉन R बोला जाता है या फिर K बोला जाता है। तो एप्सिलॉन R जब बोला जाता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ जब हम इसको K बोलते हैं तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जनरली इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है, दो अलग अलग नाम यूज करते हैं, सिंबल भी होते हैं। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को है, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी जनरली, बट दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, सेम है। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी K ही है और K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन R इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नाउ जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है उससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो देयरफॉर एप्सिलॉन R या फिर K इज नथिंग बट फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। अब इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं। ना अब फाइनल में इसको समराइज कर, ये आपका हो गया। तो हम इस रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट बोलता क्या है, स्टेटमेंट में क्या समझते हैं। तो स्टेटमेंट में इस रिजल्ट को हम जरा समझते हैं। तो लेट्स सी क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना। तो हमने एक टर्म समझा, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जिसको K या एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इन मीडियम द फोर्स, स्टेटमेंट में समझ रहे हैं इसको, द फोर्स, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू जो एयर में फोर्स था उसका 1 बाई K टाइम्स हो गया है। द फोर्स बिटवीन चार्जेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, आपको ये समझने की बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं जो कि ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो अगर कहीं छूट जाता है तो अंडरस्टूड वाली चीज है। इन मीडियम द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज और बिकम्स 1 by K times the force in air, that's all। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम मीडियम में जाते हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स था वो 1 by K टाइम्स हो जाता है जो एयर का फोर्स था। इसको हम एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे K जो होता है वाटर के लिए 81 है, वाटर। तो इसका मतलब क्या है, लेट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस द फोर्स इन एयर वॉज 162 न्यूटन। किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो हमारा फोर्स था वो 162 न्यूटन था, किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मान लो Q1 और Q2 के बीच में कोई डिस्टेंस R था, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है एयर में इतना है। तो क्वेश्चन आती है, अगर आपसे पूछा जाता है बिटवीन सेम 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस बट वाटर में कितना होगा, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरा हम देखते हैं, जब वाटर, तो यहाँ पे मीडियम हमारा वाटर हो गया, तो जो फोर्स इन एयर था डिवाइडेड बाय K ऑफ वाटर, क्योंकि ये K उस मीडियम का है, तो एयर में फोर्स था 162 न्यूटन डिवाइडेड बाय K जो कि है 81, तो 81 का जस्ट ये डबल है, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, जो वाटर में जब हम जा रहे हैं तो सेम 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, उनके बीच में जो फोर्स है वो 2 न्यूटन हो गया। कैन यू इमेजिन कि जो फोर्स एयर में 162 न्यूटन था, अब वो डायरेक्टली आपका वाटर में जाके कितना रिड्यूस हो गया, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपका जो मीडियम वाटर है एक ऐसा मीडियम है कि जो 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है जो एयर में एग्जिस्ट करता है उसको 1/81 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। NaCl चार्ज होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है Na और दूसरा है Cl नेगेटिव। तो जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो डिजॉल्व हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि वाटर में जाते ही उसका जो फोर्स है 1/81 टाइम्स हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को रोक के बार बार आप इसके नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ एंड व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट between for the force between 2 point charges. ठीक है, तो we will stop here, and for more videos follow, subscribe my channel Tricky Physics, and we will continue in the next video. Thank you.